अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं और प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा तरतीब हमने दिया है कि जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है इसमें हमेशा आपके जो मसाइल हैं या मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल और दीगर मामला जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाती है। और प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है वो हमने मुख्तस किया है आपके सेहत के हवाले से मामला और मसाइल पर। बहरहाल कोशिश करेंगे आज भी वो सिलसिला जारी रहे और पहले हिस्से में कुछ मुल्क की जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू करनी है और उसके साथ साथ जो गुज़िश्ता हफ्ते के अख्तिताम तक मामलात होते रहे उसके ऊपर भी बात करना इस वक्त ज़रूरी है। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त वो सबसे बड़ा मसला मईशत के साथ साथ है वो गर्म मौसम है और मानसून का सीज़न का जो आगाज़ है वो पूरे मुल्क में हो चुका है और सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ भी बारिश का सिलसिला कहीं हल्की और तेज़ ऐसा सिलसिला जारी रहा। तहम शहर कराची में सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ होती है। बारिश के बाद ख़ास तौर पर निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह दरम भरम होकर रह जाते हैं और हमेशा से साल साल ये सिलसिला चलता आया है कि इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना, एक इदारे का दूसरे इदारे के ख़िलाफ़ बात करना और दूसरे का फिर तीसरे के ख़िलाफ़, और जिस शख्स के से भी आप जो ज़िम्मेदार है उससे आप सवाल किया जाए उसके पास कोई जवाब नहीं होता। और ये सिलसिला जैसा मैंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये साल हर साल ये सिलसिला चलता आया। गुज़िश्ता रोज़ भी शहर कराची के अंदर में बहुत थोड़ी सी मामूली सी बारिश हुई है, कहीं 10 मिलीमीटर, और सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो तकरीबन मैं देख रहा था कि 20 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। और उसके बाद जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इतनी महज थोड़ी सी बारिश के बाद शहर में बुरी तरह से हमें पैनिक नज़र आता है और हर तरफ हम देखते हैं कि लोग परेशान हैं, पानी जगह जगह आपको खड़ा नज़र आता है और इस तरह के दीगर मामला जो हैं उसका सामना हमेशा से रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है और जब भी आप सवाल करेंगे बिलखुसूस जो इसके ज़िम्मेदार हैं मुख्तलिफ बल्दियाती इदारे हैं, KMC और इस तरह की दीगर अथॉरिटीज़, तो कोई खातिर खा जवाब किसी के पास इस वक्त देने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी सफाइयाँ पेश करते नज़र आते हैं। तो बहरहाल वो सिलसिला भी जारी है। इसके साथ साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से भी बात करना ज़रूरी है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, और एक बेहतरीन तज्ज़ियाकार हैं, स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं और इसके अलावा माशाल्लाह तालीम के शोबे से आपकी वाबस्तगी है, पूरी दुनिया में अपनी जो खिदमत अंजाम दे रही हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ बड़ी धीमी आ रही है मुझे। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब कोशिश करता हूँ कि आवाज़ जो है वो बढ़ा दी जाए ताकि आप तक हमारी आवाज़ सही तरह से पहुँच जाए और फिर आपसे जो गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करते हैं। अब आपको आवाज़ मेरी आई सही? जी बिल्कुल, आप बड़ी वाज़ेह आवाज़ आ रही है। अच्छा, चलें, ये बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहूँगा, सुबह खैर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है मईशत के हवाले से? ख़ास तौर पे इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, अब मैं देख रहा हूँ कि रीजन में बड़ी तेज़ी से मुकाबला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। ख़ास तौर पे इस वक्त जो बिजली की बढ़ती कीमतें हैं इसके लिए कुछ अब इक़दाम करना जो है वो नागुज़ीर हो चुका है और ख़ास तौर पे ये जो IPPs के साथ मुआहदे हैं ये सोशल मीडिया पे बड़े ज़ेर बहस आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैसे इस मामले को ठीक किया जाए? वाक़तन हुकूमत क्या कर सकती है इस सिलसिले में, और क्या आप समझते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि इन जो मुआहदे हैं इन पे नज़रसानी की जाए और आवाम को वाक़तन रिलीफ फराहम किया जाए? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। जी यासर भाई, देखें पाकिस्तान में गर्मी पीक पे, महंगाई पीक पे, बेरोजगारी पीक पे, लोड शेडिंग पीक पे, फिर बिजली के बिल जो है उनके यूनिट जो है उनकी कीमतों के अंदर आप देखें कि वो भी पीक पे हैं, हमारे दावे पीक पे हैं और जो हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो पीक पे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि हम वो जो सीरियस रवैया है उसको अख्तियार करने के मूड में नहीं है। आप जो रीजन की बात कर रहे हैं, रीजन्स ने आज से 20-20 साल पहले पॉलिसीज बनाई इकोनॉमिक, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी कोहेरेंट है, जिसकी वजह से वो आज उन्हीं पॉलिसीज का जो कह लें कि फल है वो वसूल कर रहे हैं। और GDP पर कैपिटा आप देखें उनका राइज हो रहा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड राइज हो रहा है, उनकी बाकी सारी चीजें जो हैं ग्लोबल मैप के ऊपर उनकी प्रेजेंस जो है वो अब कह लें कि पहले से बहुत बेहतर हो रही है। हम डे बाय डे पीछे जा रहे हैं। वजह ये कि पहले 22 खानदान थे जो मुल्क को लूट रहे थे, अब वो 22
से 40 हो गए हैं। हाँ, पाकिस्तान में ये एक ग्रोथ हुई है। अब वो 22 से तादाद 40 पे चली गई, बहुत खूब। 40 पे चली गई। अब बात ये है कि उन्हीं 40 में से वो वही लोग हैं कॉमेडी करते हुए हैं, और ये वही लोग हैं जिनके अपने ये IPPs हैं। अब बात ये है कि गवर्नमेंट के साथ चूंकि वो लोग अलाइन होकर बैठे हुए हैं, अब गवर्नमेंट अगर उनके ऊपर हाथ डालती है तो गवर्नमेंट खुद जो है वो इसके हाथ से सारा मुल्क निकल जाता है। जारी बात है, हुक्मरानी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप देखें कि अभी पाकिस्तान के अंदर वही सोशल मीडिया ये भी कह रहा है कि जो फी यूनिट बिजली की पैदावारी लागत है वो 10 रुपये है, और हम 18 रुपये फी यूनिट जो है कैपेसिटी चार्जेस के माध्यम पे कर रहे हैं। आइदर प्लांट चल रहा है, बिजली पैदा कर रहा है, या नहीं कर रहा, कैपेसिटी चार्जेस के माध्यम में उनको पे कर रहे हैं जी। सवाल ये है कि जब आपको पता है कि मशीन जो है वो 100 बिजली के बना सकती है जी, तो आप उसको बनाने दें। देखो वही मशीन अगर बंद होती है तब भी आपको उसके ऊपर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और अगर वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बिजली के यूनिट पैदा कर रही तब भी आपको उतने ही चार्जेस करने पड़ते हैं। ठीक है, आप देखें 450 अरब जो है वो 4 प्लांट जो हैं जो बंद पड़े हुए उसके ऊपर हम अभी तक पे कर चुके। महाना 1000 करोड़ रुपया आप उनको पे करें कैपेसिटी चार्जेस के मद में जी, तो भाई उनको चलाइए, कम से कम ये लोड शेडिंग जो है ये तो खत्म हो। और अगर गवर्नमेंट जो है फी यूनिट बिजली के ऊपर टैक्सेस वगैरह भी ले रही है, तो मुझे एक बात बताएं, जितने ज्यादा यूनिट जो है लोग उसको इस्तेमाल करेंगे आपके टैक्सेस जो है उसमें इजाफा होगा। अब ये कौन सी रॉकेट साइंस है यासर भाई जिसको जो आम आदमी को समझ ना आए? मुझे तो डाउट होता है कि लोग कहाँ से पढ़ के आए हैं, कहाँ से एक्सपर्टीज लेके आए, ये छोटी छोटी चीजें जो है इनको ये समझ नहीं आ रही। तो जब ये चीजें इनको समझे तो मुल्की मसाइल तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है, तो वो कहाँ इनसे हल होंगे? और ये बारहा आपके प्रोग्राम में या मैं कहीं और टीवी प्रोग्राम में बैठा तो मैंने ये बात की कि भाई जो हम IPP के साथ हमें बैठ के दोबारा से अपने मुआहदे जो उनको देखें और ये फाइंड करें कहाँ हमने मिस्टेक की इनके साथ, और उनसे कहें भैया बात ये बहुत कमा लिया आपने, तो आप कम से कम लोगों को रिलीफ दें। तो हम आप जो मुआहदे हैं दोनों पार्टीज बैठ के गवर्नमेंट और IPPs हम इनको कोशिश करें, नई टर्म्स एंड कंडीशंस तय करें। और मैं आपके प्रोग्राम के वसादत से ही बताना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जहां 365 दिनों में 315 दिन सूरज की रोशनी रहती है जी, बिल्कुल ऐसा। और आप सोलर सिस्टम जो है अगर सोलराइजेशन के थ्रू ही आप बिजली पैदा कर लें तो जितने डैम्स हैं पाकिस्तान के उससे ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, मतलब अगर वो जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का वो देखा जाए तो पाकिस्तान 80% जो है सोलर से बिजली पैदा करके अपनी जरूरत चला सकता है, और पाकिस्तान का नाम दुनिया के टॉप 10 में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जो हमारा नाम सोलर से बिजली जो पैदा कर रहे हैं वो टॉप 80 में है। टॉप 10 और टॉप 80 का देखेंगे 70 स्टेप जो है हम पीछे बैठ के जो हमारा पोटेंशियल उसको हम जाया कर रहे हैं। तो बात ये कि अब इनको समझना चाहिए कि बिजली सस्ती होगी तो फिर आपकी कौमी पैदावार में भी इजाफा होगा, आपकी जो प्रोडक्ट सेंटर के मार्केट के अंदर वो चीप भी होंगी। तो बिजली ही महंगी कर दी गई, उससे आपकी इंडस्ट्री चली गई, उससे आपका ह्यूमन सोच है डे बाई डे जो है वो बाहर जा रहा है। 94% लोग जो हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। मतलब कि मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका ये आलम है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा। मुझे याद है 2019 में मैंने प्रोग्राम किया था, आपसे पहला प्रोग्राम था जिसमें मैंने ये कहा था पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे कास्ट एफिशिएंसी के ऊपर काम नहीं हो रहा जी जी। तो ये वो फंडामेंटल है छोटे छोटे जिनके ऊपर इनको काम करने की जरूरत है, ये उस तरफ जा नहीं रहे। हम 50 अरब की सब्सिडी देते हैं, उसकी तशहीर हम अखबारों के ऊपर करते हैं, उसकी तशहीर हम टीवी प्रोग्राम के अंदर करते हैं, उसकी तशहीर हम इवन के जो मोबाइल फोन की रिंग टोन है उसके अंदर भी उसकी तशहीर करते हैं। 50 अरब सब्सिडी को हम तारीखी कदम कहते हैं गवर्नमेंट का। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा ज़रा इसकी तरफ निशानदेही हो जाए कि ये जो सियासी मामलात हैं हमारे, मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में सियासत होती है, तमाम मामला चलते हैं, इसी तरह मामलात होते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगते हैं, सब कुछ अपनी जगह होता है। तमाम मुआशी जो तरक्की है उसका सिलसिला कभी नहीं रुकता। लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल कुछ ऐसी नज़र आती है, बज़ाहिर मुझे शायद ऐसा लगता है, मैं अपनी सोच में हो सकता है गलत भी हूँ, कि सियासी मामलात को बुनियाद बनाकर इन मामलात को जो है वो तर्क किया जाता है या नज़रअंदाज किया जाता है, और फिर यही वजह बनती है फिर आगे जब नई हुकूमतें आती हैं फिर वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करती हैं। तो क्या ये आपके ख्याल में हमारा वतीरा बन चुका है कि हम इसी तरह मामलात को आगे लेके चलेंगे और इन मामलात पे संजीदगी का मुजाहरा कोई भी पार्टी हो, चाहे लेबर पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो इसके हवाले से कभी भी संजीदा हो हमें नज़र नहीं आए? मतलब अभी बहुत सारे आम मामलात की तरफ मैं निशानदेही करना चाहूँगा, जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन का मसला है, दीगर मसाइल हैं, अभी तक कोई पॉलिसी जो है वो क्लियर हमें नज़र नहीं आ रही। क्यों इतनी कन्फ्यूजन पाई जाती है, ये ज़रा फरमाइए ना।
उसकी एक वजह यह है कि हम मॉरल वैल्यूज में जो गहराई का कुआं है ना, उससे भी नीचे जा गिरे हुए हैं। हम ये नहीं चाहते कि मुल्क जो है उसको आगे लेके चले या लोगों की फलाह बहबूद के अंदर इजाफा करें। मैं ये चाहता हूँ, सपोज करें अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मेरी नजर इस बात के ऊपर है कि मैंने 5 साल पूरे करने हैं और कल को मैं कह सकूं कि मैं पहला प्राइम मिनिस्टर हूं जिसने 5 साल पूरे किए। मैं अगर प्रेसिडेंट हूं तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं 5 साल पूरे करूं, जाते मैं अपने बेटे को भी एक दफा प्राइम मिनिस्टर बनवा दूं, उसको उसका डेब्यू करवा दें। जैसे फिल्मों के अंदर नहीं होता, जो मेरे डेब्यू में रोल था तो उसमें हम लगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाह रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर जो लोग हैं उन्होंने वैसे अपने औलादों को लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है। अब पीटीआई है तो वो खुद लॉन्च चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमारी नजर जो वो सिर्फ ये है कि मुझे चेयर मिल जाए प्राइम मिनिस्टरशिप की और वहां बैठ के मैं 5 साल पूरे करूं। अब वो मुझे किस तरीके से करने पड़ते हैं, बस मेरा फोकस वो है। आप जो अब लेबर पार्टी की या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात आप कर देखें, अभी ऋषि सोनक ने इलेक्शन हार गया, उसने कहा आई टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही कहा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इलेक्शन हार गया हूं और मैं एक्सेप्ट करता हूं इलेक्शन के नतीजे जो भी हैं। क्या मुझे बड़े पिछले 76 साल में कोई हमारा लीडर जो उसने दिल बड़ा करके ये कहा है कि ठीक है इलेक्शन धांधली से हुए हैं या इलेक्शन साफ हुए हैं या इलेक्शन फेयर हुए हैं तो मैं इनके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करता हूं। कोई मुझे एक एग्जांपल बता दें। तो देखिए, जो आपकी तरक्की है उसके अंदर आपका जो किरदार है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो जब हम मॉरल लेवल पे ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम ये कहते हैं, हालांकि मुझे पता है कि मैंने जो पॉलिसी लॉन्च की है इसका नुकसान आगे जाके होगा, तो मुझे चूंकि फोकस मेरा ये है कि 4-5 मेरे पूरे हो जाएं, अगर रास्ते में मेरी गवर्नमेंट टूट जाती तो मैं कहता अपनी पॉलिसी को एक तो ओन करने से इनकार कर देता हूं और उसका सारा मलबा मैं किसी दूसरे को डाल देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल यही सूरत हाल हमें नज़र आती है कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम डाल दिया जाता है और महज इस वक्त हुकूमतों की कोशिश सिर्फ ये ही नज़र आती है, ना चाहते हुए बात कहनी होती है कि 5 साल अपने जो मुकर्ररा वक्त है वो किसी तरह पूरा कर लिया जाए। बहरहाल अब ये आगे बढ़ते हालात, जैसे मैंने डॉक्टर साहब अभी कुछ देर पहले अर्ज़ किया कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से मौशी तरक्की हो रही है और हमारे लिए मामलात सख्त होते चले जा रहे हैं। आप क्योंकि माशाल्लाह चाइना में इधर उधर अभी सारी जगह आपका रिसेंटली जो है वो विज़िट रहा भी है, आपने वहाँ पे काम भी किया है, सूरत हाल कैसी नज़र आती है? मौशी तरक्की के लिए क्या कुछ करते हैं, वहाँ पर हुकूमतें कैसे काम करती हैं? मैं ये जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में लोग शायद इन तमाम चीज़ों से लाइम हो, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि वो जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं क्या वो भी हमारी तरह होती है, डे टू बेसिस के ऊपर पॉलिसी बनाई जाती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पॉलिसी बनाएं और फिर देखें, या फिर आपके ख्याल में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है? वो किस तरह काम करते हैं ये तो ज़रा हमें समझाएं। देखें जी, बात ये है कि आप अपने गिरदोनवा में देखें, मलेशिया को देख लें, चाइना को देख लें, टर्की को देख लें और वेस्टर्न कंट्रीज उनको आप देखें कि 20-20 साल 30-30 साल जो है उन्होंने पॉलिसी बनाई और उन्होंने ये तय किया कि ये जो इकोनॉमिक एजेंडा ये हमारा इसी तरह चलता रहेगा। हाँ, दरमियान में हुकूमतें आती रहेंगी जाती रहेंगी तो कोई बंदा इस इकोनॉमिक एजेंडे से पीछे नहीं हटेगा। अगर कोई भी हुकूमत जो आए वो इकोनॉमिक एजेंडे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, इवन कि वो सोचे भी, तो उसके खिलाफ हम करार वाक़या जो है वो कार्रवाई करेंगे और उसको सजा देंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ा काम मैं समझता हूं उन्होंने किया है, उन्होंने अपनी आवाम को एजुकेट किया है, एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जो हमारा बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है। और उसके बाद आप देख लें, मैं पिछले दिनों 2-3 विजिट मैंने किया, यूनिवर्सिटी से मुझे इनवाइट किया हुआ था, मैं इटली के शहर पेरूजा गया तो मुझे बाय रोड जो है हम रोम विजिट करने के लिए गए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। वहां पे सिर्फ जनाब ये गंदम की फसल पैदा होती है या वो जानवरों के लिए कुछ चारा शारा मतलब वो तैयार करते हैं, उसके अलावा वहां पे आप चावल काश्त नहीं करते। बजाय ये कि यूरोप जो पूरा आपको ना वो ढलवान की सतह में ऊंचा नीचा में किस तरह वो मिलता है पूरे का पूरा एरिया, तो वो उसी एक फसल के ऊपर आप देखें G7 के अंदर जगह भी बना के बैठे हुए हैं, अपने जो उनकी फूड आइटम्स हैं वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी जरूरियात जिंदगी की सारी की सारी लोकल ही वो प्रोड्यूस करके पूरी कर रहे हैं। आपके यहाँ तो 4-4 मौसम है और 4-4 मौसम आपकी जमीन इतनी कह लें कि फ्लैट है, दुनिया की हर चीज आप पैदा कर सकते हैं। और अब आने वाले 5-10 साल जो है वो तो उसी मुल्क के होंगे जो जरी अजनास पैदा करने में खुद कफील होगा जी। तो हमारे पास तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी थी, बिल्कुल सही, लेकिन हमने इतनी हाउसिंग सोसाइटी जो शुरू कर दी है और वो हाउसिंग सोसाइटी से बड़ी मजे की बात है, जरखेज जमीनें जो हैं उसके ऊपर वो घर बनाती जा रही हैं, घर बनाती जा रही हैं। मुझे तो ये डर लग रहा है कि आने वाले सालों में हम काश्त क्या करेंगे और कहाँ से हम
ये जो रोजमर्रा की हमारी जरूरियात जिंदगी उनको पूरा करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये भी एक हमारा कंसर्न है कि ये जो ज़मीनें हैं ख़ास तौर पे जो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होती थी, बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीनें होती थी, अब हम इसको हाउसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ स्कीम्स जो हैं वो हम लॉन्च कर रहे हैं। तो बहरहाल ये हमारा एक मसला है। डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि अब एक और बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर हम हमेशा गुफ्तगू करते हैं, आप और हम काफ़ी अरसे से इस बारे में बात कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ शायद अभी उस लेवल पे हम नहीं हैं कि इन मामलात को समझें या इसके ऊपर बात करें। वो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अभी मैं देख रहा था, बल्कि मैं कल ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो बढ़ती हुई गर्मी है जिसकी शिद्दत में बेपनाह पे इजाफा हो गया है, अब यानी कि 40 से ऊपर ही टेम्परेचर नज़र आता है, तो यहाँ पे तो आपकी दिन के औकात में ख़ास तौर पे बिजली की जो तलब है उसमें मज़ीद इजाफा होगा, वो एसी की शक्ल में, दीगर और मामलात की शक्ल में। तो आप इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? और ये जो चैलेंजेस इसकी वजह से अब ख़ास तौर पे जो बारिशों का सिलसिला होगा ज़रूरत से ज़्यादा, उसके लिए क्या प्लान है? अभी मैं देख रहा था वो पड़ोसी मुल्क के अंदर जो है वो सैलाब की सूरत हाल है, अब वो मज़ीद पानी जो है वो इस तरफ आएगा, वो सारे मामलात हैं। क्या हम तमाम चीज़ों को केटर कर रहे हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं? मेरे मोबाइल पे ना मैसेज आता है, ये जो क्लाइमेटिक न्यूज देते हैं, जी जी जी, तो वो कहते हैं कि जारावाला में बारिश आने की टोको है जी, और ये मैसेज 24 घंटे आता है। जी जी, और जब जब वो कहते हैं बारिश आने की टोको है, तब तक गर्मी अपने पीक पे होती है। तो आप ये देख लें कि हम फोरकास्ट जो कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं मौसम के बारे में, वो कितनी सीरियस होकर कर रहे हैं। जी, दूसरी बात ये देखें, पाकिस्तान में अक्सर ये बात कर रहा हूँ कि आधा जो है वो खुशकसाली की वजह से तबाह हो रहा है, आधा जो शराब का पानी जब आता तब तबाही फैला देता है। जी जी, उसके बाद जो तीसरी बात वो ये देखें कि हमने कुछ सबक सीखा इस चीज से कि हमें पता है कि दखलसाजी करेंगे तो हम बचेंगे। हम बचपन में चौथी पांचवी में ये पढ़ा करता था कि जंगलात जो थे मौसम को मुअत्तदिल बनाते हैं और बादल या बारिशें बरसाने का सबब बनते हैं। बिल्कुल सही। और वो जो चीज बारिशें बरसाने का सबब बनती है, मौसम को मुअत्तदिल रखती है, उसी को हमने काटना शुरू कर दिया है। चाइना के अंदर अगर आप एक कत्ल करते हैं तो उसकी सजा कम है, लेकिन आप दरख्त काटेंगे उसकी सजा बंदे मारने की सजा से ज्यादा है। तो आप ये देखें, हम जब घर बनाते हैं, घर के अंदर इत्तेफाकन अगर कोई दरख्त आ जाए, सबसे पहले हम दरख्त काटते हैं कि भाई हमारे घर का हुस्न जो खराब हो रहा है। बिल्कुल सही। तो हमने तो कहते हैं कि बड़ा टारगेट करके जंगलात 1947 में जब ये मुल्क आजाद हुआ तो 22.5% हमारा जमीन का वो जंगलात में मुश्तमिल था, जिसको हमने इतनी तरक्की की कि 22.5 को हम 5.2 पे लेके आ गए हैं। तो मुझे ये बताइए, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो आपके अब गर्मी आए तो उसके जिम्मेदार आप हैं, तो ये बर्दाश्त आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ, उसमें ये एक था, गर्मी हो चलो कहता कोई बात नहीं, अगर बिजली आ रही है टाइम पे तो ठीक है, तब भी गुजारा हो जाता है। अब मसला ये उधर आपने आईपीपी के साथ 30 साल मुआहदे कर लिए हैं और ये मैं 2026 में जाकर खत्म होंगे, उसके बाद मैं समझता हूँ रिलीफ लोगों को मिलेगा। उससे पहले तो कोई बंदा अगर आपसे बात कर रहा तो मैं समझता हूँ आपको लॉलीपॉप दे रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ ये देखिए डॉक्टर साहब, आप जब ये सारे मामलात की आपने निशानदेही की है, मैं ये देखता हूँ कि अभी तक एक्सपोर्ट्स के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से आईटी के लिए क्या प्लान है या दीगर मामलात के ऊपर कोई प्लान हमें ऐसा नज़र नहीं आया। सरसरी तौर पे बातें ज़रूर की जाती हैं। अभी तमाम तर जो कोशिशें तवानाइयाँ हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि किसी तरह कर्ज़ का हुसूल हो और ये जो कर्ज़ की अदायगी है ये किसी तरह से हो जाए। क्या आपके ख्याल में ऐसा ही है? इससे बढ़कर जो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे ये जो हमारा ट्रेड गैप है इसको मज़ीद कम करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, आईटी की तरफ काम करना है, ये तमाम मामलात इसकी तरफ कब आएंगे वाक़तन, ये ज़रा फरमाइए। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल में हम कर लें तो जो आने वाले चैलेंजेस उससे हम बच सकते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये है कि हमें जैसे तैसे भी है डोमेस्टिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हीं सोर्सेज हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी चाहिए, सस्ती जो हम पैदा कर सकते हैं जी। उसमें सोलर जो है कि बहुत बड़ा जरिया है आपके पास। बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि हम जो सोलर सिस्टम है वो घर घर पहुंचाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे लोगों को बिजली की कीमतों की फार्म जो भारी भारी बिल पे करने पड़ रहे हैं और जो उनके ऊपर कह ले के मुआशी कत्ल कर रहे हैं उन बिल्स की वजह से, तो हम सोलर जो है वो लोगों को फ्री देने को तैयार हैं। तो जब आप एनर्जी सस्ती पैदा करेंगे तो आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जाहिर सी बात है कमी आएगी, उस वजह से आपकी पैदावार में इजाफा होगा और वो जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी की वजह से आपकी जो चीज प्रोड्यूस आप करेंगे उसकी जो कीमत है वो कह लें कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो सस्ती पड़ेगी, उससे आपका कह लें कि जरूर वाला कमा सकते हैं। दूसरा, हमने अभी तक यही एस्टिमेट नहीं किया कि हमारी पॉपुलेशन तो 24 करोड़ है जो बताते हैं जी, लेकिन उसमें हमें ये नहीं पता कि यूथ जो है उसका कितना कह लें कि उनकी कितनी तादाद है। बिल्कुल सही। तो क्या हमें चाहिए था कि हम अपने यूथ को
जैसे मैंने कहा कि 94% लोग जो हैं वो किसी ना किसी सूरत में पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, और उसमें नौजवान लोग जो ज्यादा शामिल हैं। तो हमें चाहिए था कि हमारे यूथ को सेग्रीगेट करते, जो हाई स्किल्ड उनको सेपरेट करते, जो कह लें कि हाईली एजुकेटेड उनको हम सेपरेट करें, और जो लो या कह लें कि अनस्किल्ड उनको हम सेपरेट करके उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दे के हम देखते कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड किस चीज की है, और हम अपना ह्यूमन कैपिटल जो उसको उस तरह ट्रेन करके फिर हम उनको एक्सपोर्ट करें। बिल्कुल सही। ये जरिए मॉडल हम कमा सकते थे, लेकिन नहीं, हमने सारे यूथ को मशहूर रखा किसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज वो ये है कि गवर्नमेंट कोशिश करे, किसी ना किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल। कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्यों नहीं बनाते। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, केक होगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी जी। जब केक ही नहीं होगा तो आप डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे और खाएंगे क्या। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है डॉक्टर साहब। लेकिन उसके लिए तो फिर आपके पास कमाल लीडरशिप होना चाहिए, उसके पास तो आपको विजनरी लोग आपके पास होने चाहिए। अब मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं शायद ज़्यादा वो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि आपके पास शायद वो लोग हैं या आप उनको आगे लाना चाहते हैं। अगर ना आपके पास कोई ना कोई पॉलिसी होती, या पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मैं देखता हूँ कि किसी भी मौके के ऊपर इन सारे हालात में भी सिवाय इसके कि एक पार्टी ये कहती है सारा दिन कि बस हमारे लीडर को छोड़ दो, एक पार्टी कहती है जी फलाने के ऊपर वो कर दो, दूसरी किसी और चक्कर में लगी हुई है, लेकिन कहीं पे भी ये बात नहीं हो रही कि ये जो इतने बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं इससे निकलने के लिए क्या करना है, उसके लिए कब सर जोड़कर बैठेंगे, उसकी हल की तरफ कब आएंगे। यहाँ लोगों का जो रहना है वो इस कदर मुश्किल हो गया है। आप सोचें कि सुबह से लेकर शाम तक जो पैगामात हमें मौसूल होते हैं उसमें लोग सिर्फ दहाइयाँ दे रहे होते हैं। बिजली का बिल, गैस का बिल, फलाना मसाइल, दीगर अखराजात कैसे पूरा करें डॉक्टर साहब। यहाँ तो अभी तक कोई संजीदा होने के लिए तैयार नहीं है। कैसे ये मामलात हल हो। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, आप शायद आपके इल्म में हो, हमारे इल्म में नहीं है, कि नाम लें कि वो ये मामलात को हल करना चाहती है, इसके लिए कोशिश करिए। जरा मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप अपनी राय दीजिए। वो वजह ये ना, ऐसा ये तो वही बात होगी जो मैं कर रहा हूँ कि मुझे 5 साल पूरे करने हैं। जी जी जी। मेरी तरजीहात में ये चीज शामिल ही नहीं है कि लोग किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं, बिजली के बिल पे कर रहे हैं नहीं कर रहे। यकीन करें, मैं पिछले 1 महीने से आया हूँ गाँव में। जी जी। कुछ चंद एक लोग मतलब मुझे मिले हैं, तो मैं उनको हैरान देख के हैरान है। मुझे कहते हैं शहबाज बात सुनना, मैं जी बोलिए। कहते हैं बिजली का बिल पे करना है। आगे आप खुद समझ गए बात क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं अब उस बंदे की तरफ देख रहा हूँ, मैं हैरान हो रहा हूँ कि कोई बंदा ऐसा हो जो काम नहीं कर सकता, या मतलब कि कह रहे लागर है, मजदूर है, तो मुझे समझ आती है बात की। अब सफेद पोश लोग जो है बेचारे वो भी मांगने में मजबूर हो गए हैं। हमने इतना जुल्म किया इस कौम के साथ, और हमारे जो लीडरान है जिनकी तरफ हम देख रहे हैं वो तब से मैंने कहा ना बारी बारी अपना वेट कर रहे हैं। और ये बात भी ठीक है कि वो जो पीटीआई है उसके लोग जो कह रहे हैं हमारे लीडर को छोड़ा जाए। दूसरा पीपल पार्टी ये कह रही है मेरा बेटा जो है वो जरदारी साहब कह रहे हैं बेटा जिसको आप प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो हम अपने घर को जो हमारे मुफादात है उनको मदद रख के हमने कंडीशन तैयार की हैं। ठीक है जी, मैं यासर आपके साथ कोलिशन बनाने को तैयार हूँ, मेरे भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाना है आपने। बिल्कुल सही है। या आप किसी दूसरे कहते हैं ठीक है जी मैं कोलिशन करने को तैयार हूँ, कोलिशन कॉपरेट बना लेते हैं, लेकिन वजारत खारजा मुझे चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरी पार्टी ये कहती है मैं कोलिशन बनाती हूँ आपके साथ, लेकिन जो वजारत जहाजरानी है वो मैंने जहाजरानी करनी है, तो वो मुझे चाहिए। तो हम तो ऐसे ना वो कह लें कि मुझे समझ आती है लोगों को शर्म नहीं आती कि ये तो इस तरह हिस्सा मारते जैसे इनको किसी ने किसी के बाप का है मुल्क जो है, और ये उसमें अपनी विरासत बांट रहे हैं। सही कहा डॉक्टर साहब आपने, ये वाकई परेशान कुन सूरत हाल है। और इस वक्त मामला तो ऐसा महसूस होता है कि शायद अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ख़ासतौर पे मौशी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि मैं आपसे बात करता कि कोई हमारे पास प्लान था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम हो रहा होता, कोई डैम के हवाले से कोई काम हो रहा होता, लेकिन यहाँ तो सियासी सूरत हाल संभलने का नाम ही नहीं ले रही। और मैं पता नहीं मुझे ऐसा महसूस होता है या वाक़तन ऐसा है कि इदारे भी इसमें अपनी ज़िम्मेदारी ऐसा लगता है कि शायद पूरी नहीं कर रहे, कि वो एक दूसरे से जो टकराव की कैफियत है वो नज़र आ रही है। एक आम आदमी दुहाइयाँ दे रहा है लेकिन वो मामला दूसरी तरफ हल होने का नाम नहीं लेते। तो ये कब संजीदा होंगे, अब ये बड़ा मुश्किल एक मामला नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब अब मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात की जाए कि आपके ख्याल में क्या कुछ इस वक्त हंगामी बुनियादों पे करने की ज़रूरत है। और एक आम आदमी ये सवाल कर रहा है, उसका इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप किसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दें, किसके हक़ में दें। वो ये जानना चाहता है कि ये जो IMF का प्लान है मज़ीद इसमें हम कितनी देर और फंसे रहेंगे, कैसे इससे बाहर निकलेंगे, उसके लिए करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि ये तो एक बड़ा आसान रास्ता है कि हम कर्ज़ा लें, मज़ीद उसको उतारने के लिए और कर्ज़ा लें, और फिर ये साइकिल चलता रहे और फिर मामला इसी तरह गुजरते रहेंगे। इससे हमारी कब जान छूटे, ये सवाल आपसे है। जी, आप पहले ये बात कर रहे थे कि हमारी अब जो कामयाबी है वो ये है कि जी हमने कर्जा ले लिया,
और अगर आपको याद हो कि जिस दिन ये मुआहदा हुआ था तो सुभाष साहब ने कहा था कि ये मैं कोशिश करूंगा कि ये आखिरी प्रोग्राम हो आईएमएफ के साथ। जी जी जी। अब वो पता नहीं उन्होंने अपनी बात की है कि मेरा आखिरी प्रोग्राम होगा आईएमएफ के साथ, ठीक है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन होगा कल को यही कि क्योंकि हमने जो डोमेस्टिक सोर्सेज हैं उसको रिलाय करने की बजाय हम जो कर्ज का हसूल है उसी को कामयाबी समझते करने की हमारी सारी तवज्जो जो वो सिर्फ इसी के ऊपर है कि आईएमएफ को खुश रखा जाए और कर्जा लिया जाए। बिल्कुल सही। आप ये देखेंगे जो पिछला 22वां प्रोग्राम था उससे पहले 21वां प्रोग्राम था, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज वो हम अभी तक बेयर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और अब ये 24वां प्रोग्राम जो है अभी हमने साइन किया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज अभी आपको 6-7 महीने बाद पता चलेगा कि महंगाई जो किस कदर आगे जाएगी, क्योंकि टैक्सों की जो भरमार आपने की है इस दफा जी, और उसका जो रिएक्शन आया लोगों वो भी आपके सामने है। बिल्कुल सही। और फिर हम क्या करें, उससे पीछे हटते जा रहे हैं। मेरा बात करने का मकसद है जब आप मुआहदा साइन कर रहे थे आपको मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन का भी पता था, आपको ये भी पता था कि अगर हम इस तरह टैक्सों की भरमार करेंगे लोगों का रिएक्शन भी आएगा, तो उसी वक्त आपको फिजिबल बड़ी को अकलमंदी का मुजाहरा करते तो आप टैक्सों को आहिस्ता आहिस्ता जो वो लागू करते शायद लोग उसको बर्दाश्त कर लेते। बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि एक बात तय है कि आप ये मत सोचिए क्योंकि डे बाय डे आईएमएफ जो है बहुत सारी इन्होंने टर्म्स उनकी मानी है जिनको अभी इन्होंने ऑन एयर नहीं किया, ये वक्त के साथ साथ करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी आपकी। बिल्कुल ठीक। और जो एक अहम बात है वो ये है कि अब मेरे जैसे निकम्मा आदमी जो उसको भी ये समझ आती है भाई आप कर्जा जब लेते हैं उससे घर को चला तो सकते हैं, घर को तरक्की नहीं दे सकता, घर तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल। और ये जो इतने बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं जो 2-2, 2.5 करोड़ तनख्वाहें लेते हैं बैंकों से, पहले तो सबसे बड़ी हम गलत काम ये करते हैं एक बैंकर को लाकर वजारत खजाना को बिठा देते हैं। भाई बैंकर जो है उसका काम है चीजों को मैनिपुलेट करना जी। आप शौकत अली साहब का दौर देखें, मैनिपुलेट करके उन्होंने आपको इकोनॉमिक फिगर जो कहीं बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिए थे, जो ही उनकी गवर्नमेंट गई वो सारे इकोनॉमिक फिगर आपको डाउन आ गए। आप किसी जो इकोनॉमिस्ट है उसको बिठाएं जिसकी रेलेवेंट प्लेस बनती है जी जी बिल्कुल ठीक है। अपने अपने शोबे में एक्सपर्ट आर्मी जब तक उसको आप नहीं बिठाएंगे रेलेवेंट सीट के ऊपर तो ये सिचुएशन या सब इसी तरह चलती रहेगी आपकी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें वक्त दिया और शामिल गुफ्तगू रहे, बड़े अहम मामलात के ऊपर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज बात कर रहे थे और इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर डॉक्टर साहब को दोबारा ज़हमत देंगे और मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से उनसे ज़रूर बात की जाएगी। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।